कथा मंथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रेमचंद की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है निमंत्रण। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सुनकर उसकी पत्नी सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मरा कि चारों खाने चित। सारे घर का न्वेता है, सारे घर का। वह बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो गए हैं। उसकी पत्नी ने कहा, कहीं पहले की भांति अब की धोखा ना हो जाए, पक्का पोड़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मुंह छेड़ते हुए कहा, ऐसा सुगुन मुंह से ना निकालो, बड़े जब तक के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारी करनी है कर लो। वह तो कर लूँगी, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर से घास थोड़ी ही खोदती रही हूँ, अभी मेरे को घर भर का काम है ना। तभी मोटेराम ने बोला, अबे और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का निमंत्रण है। इसका अर्थ समझ में ना आया हो या मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उनकी बात अभी समझ ले तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे बताओ। क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही महत्व की बात बता रहा हूँ। घर भर का निमंत्रण देना दिल लगी है क्या? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम क्या करोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम ना बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं। अलगू ने बोला, तो आप ही बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। छेदी राम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, और फेकूराम तुम सेतुराम पाठक। और हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार। अलगू, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ? दमड़ी तिवारी। अरे, यह तो मेरे पिता का नाम है, छेदी बोला। बेनी, मैं तो भूल गया था। मोटे, भूल गए? पंडित जी के पुत्र होकर तुमको एक नाम भी याद ना रहता है? बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद हैं और तुम्हें एक भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़की की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज़ दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए जैसे कि सिर पैर की सुधि ना हो। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से बड़ी गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते। यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद पे कोई बाधक ना हो सकता था, पर आज मोटेराम जी ने अपने मित्र के भी साथ ले जाना उचित न समझा, क्योंकि वे अपने घर वालों को ले जाना चाहते थे। इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार ना थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना ना दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है, किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ भी कर भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई ना कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे बोले, तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि ये सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता रहता है।
फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे सिर पर क्यों लेता। बाल सूरभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर ले तिस पर भी कहते हैं, हरदम खेलता है। यह कहते ही उसने रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी के नाम से, बाहर जाकर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उसकी समझ में ना आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन ही मन दुखित होकर बोले, अच्छा तो पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक ना था। आज मेरी तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे राम शास्त्री बोले, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा, निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोलो। गंगू पांडे। तुम्हारे पिता का? फेकू। बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। हमें तो बता दो। सेतुराम पाठक तो है, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। फिर मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? पंडित मोहन स्वरूप शुक्ल। सुनकर के सोना देवी ने लज्जा से सिर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग से घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर चले गए थे, पर कौतूहलवश अभी तक वह द्वार पर दबके खड़े थे। इन बातों की भनक से उन्हें समझते देर न लगी कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ कौन कौन लोग निमंत्रित है यह ज्ञात न होगा। तब उन्होंने बहुत धीरे से, जब फेकू बाहर निकला, उसे गोद में उठा करके पूछा, पर ना जाने कैसे पंडित मोटे राम के कानों में भनक पड़ गई। वे तुरंत निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। वह लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। वह लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो धूर्त? चिंतामणि, मैं कह देता हूँ उसका नतीजा ना अच्छा होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में ना ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक ना सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी भी संभाल के बाहर ना हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुस्तर हो रहा था। भैंस की भांति आफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते जा रहे थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़े थे कि माने दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे, पर पंडित मोटेराम धोती की ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर गए। चिंतामणि ने पीछे फिरकर दृश्य देखा और रुक गए। फेकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ है न्वेता? फेकू ने बोला, बता दे तो क्या मिठाई दोगे? हाँ दूंगा। चिंतामणि बोले, रानी के यहाँ है। कहाँ की रानी? फेकू बोला, यह तो मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में तो कई बड़ी बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहाँ भोज होगा वहाँ भीड़ भाड़ होगी तो पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा ना थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा वे पड़े करहा रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं गहरा गड्ढा है? तुमसे मतलब? मोटेराम बोला, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। चिंतामणि बोले, दिल लगी की थी पर तुम बुरा मान गए। लो उठो, बैठो, राम का नाम लो। मोटेराम बोले, चल झूठा, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ, तुम्हारी शपथ का मुझे विश्वास नहीं। मोटेराम ने कहा, तो मुझे इतना धूर्त समझते हो? चिंतामणि बोले, इससे कहीं अधिक। मोटेराम यह भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। अब तो दोनों मित्रों में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति करते और इतने जोर से गरज गरज के दहाड़ रहे थे जैसे मानो सिंह दहाड़ रहा था। जैसे लगता था दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपनी अपनी रचना कौशल की ढींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्र का रूप धारण करने लगा था, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में से किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित पोटेराम और चिंतामणि में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बीसवे।
उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री का अमृति, मझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहनभोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रयाताप से कम ना थी। घर से नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की नदी बहाई थी। पर मजाल ना थे कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट में तीनों एक हो जाती थी। अब जब घर से बाहर निकली और पंडित मोटेराम ने उनसे आते देखा तो वे समझ गए अब कुशल नहीं है। अपना हाथ छुड़ाकर बगरबट्टू की तरह भागे और फिर पीछे देखकर ना देखा। चिंतामणि जी ने उन्हें ललकारा पर मोटेराम के कदम ना रुके। चिंतामणि, अजय भागे क्यों? ठहरो, मजा तो चखते जाओ। मैं हार गया भाई, हार गया। यह कहकर मोटेराम भाग खड़ा हुए कि दया कर दो भाई। आज 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना बोली, फंकी तो तैयार करके कब से बैठी हूँ। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि नहीं रही है। रात को कौन देखता है, इतनी देर तक पूजा करते हो। मोटेराम बोला, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती मैंने इतना विलंब क्यों किया। अगर ईश्वर ने तुम्हें इतनी बुद्धि दी होती तब ना। यजमान समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए विलंब से जाएंगे। बुलाने को आदमी आएगा तभी जाएंगे, तब मान महत्व होता है। तो बालकों को कुछ खिलाया कि नहीं? उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दिया था। कोई सोया तो नहीं? आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे हैं तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया। सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते ही नहीं हैं। मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा सी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल हो गई, पर सबसे के सब इतना कोलाहल मचाए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटेराम बोले, रोते ही तो थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट नहीं भरता बल्कि खुलकर भूख लग जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से चिल्लाया, पंडित जी, महारानी बुला रही है और लोगों को जल्दी ले चलो। पंडित जी ने गर्व से पत्नी की ओर देखा, देखा इसे निमंत्रण कहते, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और ना आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय के कार चौकीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडली को देखते मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटेराम जी बोले, करता क्या ना करता, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार ना किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है तो कोई कहीं। मैं तब तो बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित ना होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़कर लाना पड़ा। क्यों फेकुराम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फेकुराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी बोली, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा की जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया तो उधर रानी ने फेकुराम की प्रशंसा कर दी तो वे अधीर उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद ना आया, ना यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हदबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने उसकी ओर दांत पीस के देखता रहा और रहा सहा आवाज़ भी गायब हो गया। हम बता दे भैया, तुम भूल गए क्या? अपने पिता का नाम भूल गए? यह तो विचित्र बात है। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, का से अलगूराम केशव पांडे तो अब तक क्यों चुप है? कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। मैंने तो सामान बहुत सा मंगाया, सब खराब हो जाएगा, ये लड़के क्या खाएंगे? सरकार इन्हें बालक ना समझे, इनमें से जो सबसे छोटा है वही 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तल पड़ गईं, भंडारी चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा। तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी न सामने आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिलती थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा,
ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है मानो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे। इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस वक्त पंडित जी को अपने परम मित्र चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जो चिंतामणि का आसन ले, उनसे लाग डांट करे। कुछ सोचकर उन्होंने रानी साहब से हाथ जोड़कर कहा, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी बोली, कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी नहीं देखे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। पर मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें बुला लूँ। बड़े ही विद्वान और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। अगर आपकी इच्छा है तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी। भोजन परोस दिया गया है। मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊँगा। मेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम बोले, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात कुछ और है और दंगल की कुछ और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। कहीं लड़के सो ना जाए और भूख खुल जाएगी, जगा दो। देख लेना आज वह कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। पेट में तो शनिचर है। बुद्धि की सर्वस्व प्रधानता रहती है, यह न समझो। भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। यह कहकर मोटेराम चल पड़े। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। आज उनके परम मित्र हितैषी जिनके लिए प्राण तक देने को तैयार रहते थे, आज उन्होंने उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता ना था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? ऐसे अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके भी चिंतामणि के मुंह से लार टपक रही थी। वह सोच रहे थे कि अब तो पतले सामने आ गई होंगी, अमरतियाँ भंडार गृह से आ रही होंगी। कितनी सुंदर कोमल कोमल कुरकुरी लड्डू घी से तरातर होंगे। उनकी जीभ में पानी आ रहा था। इतने में अमृति देवी आकर के बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे ना जाने कितने आएंगे। अरे आज की सभावे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रह जाता, सारा नगर छान डालूंगा। कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज़ आई। उन्होंने देखा पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वह खिड़की से झांकने लगे। मोटेराम मोटर से उतरते हुए दिखाई दिए। मन में कहा, दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझे बकान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है? डड़ी जाड़ी इतनी रात को बगावत है। मोटेराम बोले, हम हैं, गाली ना दो। अरे दूर मुझ से, तू ये कौन है? कहते हैं हम हैं। हम कौन जाने ते कौन है? अरे हमारी बोली नहीं पहचानती है? खूब पहचान लो, हम तुम्हारे देवर हैं। ए दूर, तोरे मुँह को लागे। थोर लहास उठे, हमारे देवर बनत है। अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? इतनी गालियां खाली? कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगे? अभी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या कर्मनिष्ठा सब की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। उन्होंने कहा, मोटर ले जाओ और उनको बुला लाओ। वे सो गए हैं क्या? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़े। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। अरे भाई, आते हो या सोते ही रह गए? यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। तुम क्यों ना ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए हो। अजीब है, तर माल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को ऐसे ऐसे पदार्थ मयसर ना होंगे। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। अजी यहाँ बरसों की तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर रखा है। तुम इच्छा योगी थे बने, बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। झूठ बोलते हो? कोई इस तरह डकार सकता है? अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग ना जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठ गए। मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मोटेराम का पिछलगू समझा जाऊं। यह मेरा यथेष्ट सम्मान ना होगा। उधर पंडित मोतेराम को भी भय हुआ कि ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें।
दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन पर पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि वो पहले रानी के पास पहुंचे और चिंतामणि चाहते थे वो पहले पहुंचे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए और तभी पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी, मानो लगता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हों। अंत साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और यूं स्तुति करने लगे। हे यशोदे, तू बाल केशव, मुरार नामा, क्या मतलब, अपना मतलब कहो। सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके इतना अनुग्रसित किया है कि उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्र जीवा के द्वारा भी नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है? वे कहाँ रहे? पंडित मोटेराम शास्त्री पीछे आ रहे हैं सरकार। मेरे बराबर आ सकता है भला? वह तो मेरा शिष्य है। अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र रहना चाहिए, पर जो मेरा यथार्थ है वह तो संसार जानता है सरकार। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन नहीं। मेरे शिष्य की बहुधा है कि वे मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। इतने में पंडित मोटेराम शास्त्री भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुँचे। यह देखकर चिंतामणि भद्रता की मूर्ति बने खड़े रहे। वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी बोली, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। राम बोले, सरकार मैं इनका दासानुदास हूँ, जगत तारणी मैं इनका चरण रज हूँ। मोटे राम बोले, रिपुदल संहारणी मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। अरे आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से बढ़कर एक। चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। लड़कों को की चिंता नहीं थी, वे छोटे छोटे बच्चों के सो जाने के बहता उन्हें किस्से कहानियां सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित जी वीरों के समान डटे हुए थे, अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी बोला, चुपई मारे बैठे हो, जाने कौन को सब जाए, घबराए नहीं, तुम्हें सिवाय कोई जिवैया नहीं बैठा है। मोटेराम बोले, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद ले लो। अजी सुगंध जाए चूल्हे में, देवता लोग हैं, आप लोग तो भोजन करते हैं। अच्छा बताओ पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि बोले, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि बोले, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा दूं, व्यर्थ देर करते हो। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए और रामायण की चौपैया का पाठ करने लगे। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वान को प्रकट करने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता उन्हें याद न आई, तो उन्होंने सीधा राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। इतने में इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि का भी स्वर को अपना ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज आप भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल। चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर यह किसे मालूम था कि विधिवाम उधर कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा था। आरती समाप्त हो गई। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता ना जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर रहा था। पंडित मोटेराम अचकचा कर रहे। सर्वनाश! क्या हुआ मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। अब क्या हो सकता है? यह ससुर आया किधर से? रानी पास खड़ी होगी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता है, आज कैसे छूट गया? रसोई भ्रष्ट हो गई। सरकार, आचार्यों ने इस विषय में कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं। मोटेराम बोला, सोना भाग्य फूट गया, जोहत जोहत आधी रात बीत गई, अब तब विपत्ति फट गई। सरकार, अब कैसे हम लोग खाना खाएंगे? मोटेराम बोले, तो अब आज्ञा हो तो चले, अब हम लोग मुंह में भी कोई छिना रखेंगे। रानी बोली, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है, इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टामी। भंडारी, ये पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। सोना से चिंतामणि इतना गुस्सा आया कि उसका बस चलता था वो कुत्ते की गर्दन ही काट देती। वह मोटेराम से बोली, इतने घर में तो इतने बड़े विद्वान बनते हो, अब तो कुछ बोलो, कम से कम बालकों को तो खिला दो।
अब क्या करें? सोना बोली, सारी मनसूई निकल गई, घर में ही गर्जे के शेर है। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखों मरे। क्यों फेकुरा, मिठाई खाओगे? इसलिए तो आए हैं। अच्छा ठीक है, जितना बोलोगे उतनी मिठाई दूंगी, केवल इतना बता दो कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। बालकों को हर समय बातें स्मरण नहीं रहती, इसलिए उसको याद ना आया कि उसके पिताजी का नाम क्या था। तो रानी ने बोला कि अगर झूठ बोलोगे तो 1 मिठाई ना दूंगी, अपने पिता का नाम बता दो। चिंतामणि ने कहा, पिताजी का नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पूछिए। मोटे राम बोला, तुम चुप रहो चिंतामणि, मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते हो, दबा दूंगा, रात भागोगे। रानी बोली, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं, खाली पिताजी का नाम तो पूछा है, बोलो फेकुराम, चुप क्यों हो, मिठाई ना खाओगे? चिंतामणि बोला, महारानी इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है फेकू, बता दे बेटा, पिता का नाम बता दे। मोटे राम बोले, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन है, वह नहीं बताता तुम्हारा साझा। अरे क्या हुआ? सोना बोली, अरे हाँ, लड़कन से इस परवाह से क्या मतलब, ई का बाप का नाम बताओ तब मिठाई दे, ये कोई बात हुई है? फेकूराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतनी जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी बोली, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते? मोटेराम बोले, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर अपमान कर रही हैं, इसमें अपमान की क्या बात है? मैं तो केवल उससे उसके पिताजी का नाम ही तो पूछ रही हूँ। क्या अब हम आपके द्वार पर आएंगे तो वो यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है क्या? अलगू बोला, कहिए तो चिंतामणि को एक पटकन दूं? मोटेराम बोला, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से चले, अब भूल कर यहाँ ना आवेंगे। खिलाना पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि बोले, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतने कटु वचन नहीं करने चाहिए। मोटेराम बोला, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे सिर आवेगा। बार बार किसी से किसी के पिता का नाम पूछा जाता है, माता पिता का नाम पता नहीं है, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? रानी ने कहा। चिंतामणि बोले, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते तो तुमसे बात क्या करूं? ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम बोले, पेट के गुलाम हो, ठाकुर सोहती कर रहे हो, एक आध पत्तल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हो। कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या करूं? तुम सत्य कहते हो, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। ऐसा ना कहिए चिंतामणि जी, रानी ने बोला, इसका बदला ना लिया तो कहना। यह कहते हुए मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले गए। भाग्य को कोसते हुए घर को चले, बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट को चिंतामणि को क्यों बुला लिया। सोना ने कहा, भांडा फुटत फुटत बच गया, फेकुआ नाम बताए दे तो का होत? कहा रे, अपने बाप के नाम बताए देते? अरे क्या, वह तो सच सच पूछती थी। मोटेराम बोले, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। तुम्हारी तो एक विद्या कामना है, घर पे तो बड़े शेर बनते थे। मैं जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर उस कुत्ते को बुला लिया। मैं अगर उसको देख लेती तो बता देती, उन्होंने तो हम सबको देखकर ही पहचान लिया। इधर ये लोग पछताते हुए चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 उंगलियां घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे, रानी अपने हाथों से उन्हें मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जा रहा था। बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई थी। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते हुए उसे लज्जा न आई, और वे मुझे कोस रहे हैं, चिंतामणि बोले। रानी बोली, मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा था बच्चा, ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंतामणि बोले, सरकार की बुद्धि धन्य